स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इसका नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जो है आपका अपेक्षित अधिगम स्तर। समझते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। बाल विकास आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है। गणित आपको कंप्लीट करा चुके हैं, यानी एक टॉपिक रह गया है गणित में, मेंसुरेशन वाला, उसे करा देंगे। ठीक है। विज्ञान आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका 2 टॉपिक और हैं इसमें, और ये भी आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके सभी विषय कंप्लीट हम आपको करा रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है। समझते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। जो अपेक्षित अधिगम और स्तर, यही 3 शब्द हैं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अपेक्षित का मतलब क्या है? निश्चित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा की जाए। अधिगम माने होता है सीखना, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। स्तर माने होता है उपलब्धि। ठीक है। तो इस प्रकार जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी कि अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक छात्र प्राप्त कर सके। ठीक है। तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के उपाय या प्रयास। तो कौन कौन से प्रयास हैं वो समझ लेते हैं। योग्य शिक्षक होना चाहिए, उपयोगी विषय वस्तु होनी चाहिए, छात्रों की नियमित उपस्थिति होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपका ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, मानचित्र हैं, ये सभी आते हैं। इनसे जब शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो उसे जो एकदम जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाना है तो ताजमहल का आप कोई मॉडल बना के ले जाएं, तो उससे क्या है, उसको पता पड़ेगा कि ऐसा ताजमहल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। नेक्स्ट है आपका अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन। ठीक है। यानी अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं समझते हैं। आवश्यकताओं में क्या लिखोगे आप? ये पॉइंट लिखना है। अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे अध्यापक को पूर्ण करना होता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सफलता होती है। इस प्रकार आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। एक एक करके सभी विषय आपके करा दिए जाएंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। समझते हैं अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वर्णन में महत्व। ठीक है। इस गुणवत्ता को समान रूप से सभी को उपलब्ध कराने के लिए यह प्रयास करना होगा कि अधिक से अधिक छात्र अधूरी प्राथमिक शिक्षा से बढ़कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वर्णन में क्या महत्व है उसमें आप लिख सकते हो, या फिर ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत दक्षताओं का निर्धारण विषय तथा कक्षावार किया जाता है। दक्षताओं के विषय में विद्यालय, घर, परिवार तथा छात्र का प्रवेश समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है। जिन छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा की दृष्टि से ठीक है, ऐसे छात्रों की भाषा आदि विषय की दक्षता के विकास में अधिक सरलता रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार यदि आपके परिवार की भाषा ठीक है तो बच्चों की भी भाषा ठीक होगी निश्चित रूप से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। इसे समझ लेते हैं। ये शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती हैं, जिसे ही TLM कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी ऐसी सामग्री जो
जटिल विषय को यानी कठिन विषय को सरल तथा रुचिकर बनाने में सहायक होती है, उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों है। तो छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए, कठिन विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए, समझी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करने के लिए, विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों को समझाने के लिए। जब कोई अध्यापक बच्चों को शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से पढ़ाता है तो देखने में आकर्षित भी होती हैं और उससे ध्यान केंद्रित भी होता है, और उससे जो समझाई जाती है विषय वस्तु वो सही से समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कोई भी मॉडल वगैरह लेकर जाएंगे, जैसे ताजमहल के बारे में बताना है तो ताजमहल का एक मॉडल बना लो या चार्ट पे ताजमहल से समझा दो। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। देखते हैं नेक्स्ट आगे शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व। तो महत्व क्या है, छात्रों का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करना, पाठ को रुचिकर बनाना, कठिन विषय वस्तु को सरल बनाना। कठिन विषय वस्तु होता है उसे क्या है सरल बना दिया जाता है। जब आप सामने कोई वस्तु देखते हैं तो वो चीज़ आपको ध्यान रहती है। ठीक है, जैसे कोई मूवी आप देखते हो तो वो आपको याद हो जाती है, और यदि आप कोई टॉपिक याद करते हो तो नहीं याद होता है, क्योंकि वो सामने आपको वीडियो के रूप में दिखाई दे रही है, वहाँ पर चित्र भी हैं और आवाज़ भी है। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना, समझी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करना, विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों को समझाना। तो ये सभी आप पॉइंट लिख सकते हो शिक्षण अधिगम सामग्री के महत्व में। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण या प्रकार। तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, एक तो ऐसी जिसे हम सुन सकें, एक ऐसी जिसे हम देख सकें, और एक ऐसी जिसे हम सुन सकें और देख सकें। ये तीनों ही सामग्री या फिर साधन होते हैं। ठीक है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, एक एक करके समझते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। श्रव्य साधन ऐसे साधन जिनमें केवल श्रवणेंद्रियां का प्रयोग होता है, यानी जिनके माध्यम से हम सुन सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, उन्हें श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। दृश्य साधन ऐसे साधन जिन्हें देखकर हम विषय वस्तु को समझते हैं, वो दृश्य साधन होते हैं। जैसे श्यामपट्ट, मॉडल, चित्र, ये सभी क्या हैं, चार्ट वगैरह दृश्य साधन हैं। श्रव्य दृश्य साधन ऐसे साधन जिन्हें हम देखकर और सुनकर किसी भी विषय वस्तु को समझ सकते हैं, वो सभी श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। जैसे टेलीविज़न है, चलचित्र है, ये सभी क्या हैं, श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या है। तो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो तभी तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री है। एक से अधिक विषय में प्रयोग हो, एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो, बहुउद्देशीय सामग्री विषयवार पाठ के अनुरूप हो, छात्रों की रुचि एवं मानसिक स्तर के अनुसार हो, बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की प्राप्त सामग्री, बालकों को हानि रहित होनी चाहिए, कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार प्रकार होना चाहिए। पता पड़े इतनी बड़ी सामग्री आप बना लाओ कि क्लास में ही ना बने। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हैं। तो इस प्रकार ये 2 टॉपिक हमने आपको कराए। ठीक है, दोनों टॉपिक को आप नोटबुक में नोट कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, सभी आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और आपके सभी विषय कंप्लीट कराए जाएंगे एक एक करके।